पास की है, उन्हें बहुत बहुत बधाई और इंटरव्यू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस सेशन की शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है और मेरा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हमारे मेंटर गाइड जिन्होंने अब तक बहुत सारे लोगों का फ्यूचर शेप किया है और कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सर के स्वास्थ्य, जीवन में खुशहाली और इन सभी के साथ बहुत सफलता पूर्वक सर अपने काम को करते रहें। आज के सेशन की एक ब्रॉड सी आउटलाइन मैं शुरू में आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज हम यूपीपीसीएस के इंटरव्यू के बारे में प्रोसीजर क्या है, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, किन किन एरियाज को वो टच कर सकते हैं, किस तरह से हमें प्रिपेयर होके जाना चाहिए, कहाँ से क्या प्रिपेयर करके जाना चाहिए, इसके बारे में एक ब्रॉड आउटलाइन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल जरूर रहेगी। तो यहाँ से हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीजें तैयार करके जानी है, क्या क्या लेकर जाना है, वो सब मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल। कई बार ऐसा होता है कि डिग्री नहीं आई होती है या पीजी की डिग्री नहीं आई होती है, तो या तो अगर पीजी है तो डिग्री नहीं आई है तो या तो उसे मेंशन मत करिए, और मेंशन कर रहे हैं तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, साथ ही उनकी अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ये सब आपको बाय हैंड शुरू में ही प्रिपेयर करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स में सब एक, अभी जब मेंस के फॉर्म कल या परसों में आ जाएंगे तो उसमें एक कन्वेंशनल फॉर्म, जैसे यूपीएससी में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, ऐसे ही यहाँ पे कन्वेंशनल फॉर्म फिल करना होता है। इसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह, और वो सारे फॉर्म होंगे जिनमें कोई स्पेशल डिटेल नहीं चाहिए। आपके बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कहीं वर्किंग है, एड्रेस वगैरह, यही सब नॉर्मल डिटेल्स। और इसके साथ एक प्रेफरेंस का, सर्विस प्रेफरेंस का फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना है। इन फॉर्म को बड़े ध्यान से, समझदारी से फिल करिएगा। इसमें कोई भी डिटेल गलत भरने पर अटेस्टेशन फॉर्म या कन्वेंशनल फॉर्म में ये आगे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वेरिफिकेशन के दौरान, क्योंकि यही फॉर्म है जो आगे तक आपके वेरिफिकेशन पे या आपकी जो भी सर्विस फाइल बनेगी उसमें अटैच रहेंगे। तो इसमें कोई भी डिटेल गलत ना हो, छुपाई हुई ना हो, इस तरह से भरिएगा। इसके बाद आपको सारी मार्कशीट, 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है उसकी सारी मार्कशीट विद सर्टिफिकेट्स, ये सब आपको प्रिपेयर करनी है, साथ में ओरिजिनल लेके जानी है और उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। यूपी के रहने वाले हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बाद अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन गवर्नमेंट बना के दे रही है उससे काम नहीं चलेगा। हालांकि उससे भी काम चलता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल, इससे भी काम चलता है, लेकिन फिर भी एक एज अ प्रिकॉशन आप जो कमीशन का फॉर्मेट है, कमीशन एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा कल जब फॉर्म आ जाएंगे, तो उसमें हर एक कैटेगरी के लिए एक फॉर्मेट होगा, तो उसे बाई हैंड बनवा के लाइए। तहसीलदार या एसडीएम जिसके भी साइन होते होंगे, तहसील से उसे बनवा के लाइए। उसमें बाई हैंड फिल किया जाएगा, ऑनलाइन डिटेल फिल नहीं की जाएंगी, और वो सर्टिफिकेट बनेगा जो आपका शासन का जो सर्टिफिकेट ऑनलाइन इशू हो रखा होगा उसके बेस पे वो बनेगा, उसकी फोटोकॉपी लगा के साथ में ये बनेगा, और इसे ही बनवा के ले जाइए। अगर इसे नहीं ले जाते हैं तो कई बार वो क्या करते हैं कि आपका रिजल्ट प्रोविजनल डिक्लेयर कर देते हैं, जिसमें जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो बाकी लोगों की ज्वाइनिंग आ जाएगी और आपके डोजियर थोड़ा लेट फिर कमीशन से जो कंसर्न डिपार्टमेंट को जाएंगे,
तो उसमें आपको टाइम लग जाता है, ज्वाइनिंग लेट हो जाती है 1-1.5 महीना कम से कम। इसके अलावा एक और चीज, अगर आप कहीं वर्किंग हैं तो डिपार्टमेंट से एनओसी पहले ही ले लीजिए। एनओसी अगर किसी भी वजह से नहीं भी ले पाते हैं तो एनओसी आप इंटरव्यू के 30 दिन के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें, लेकिन फिर वही केस है कि आपका रिजल्ट प्रोविजनल रहेगा। इसके अलावा आपको फोटोग्राफ, एक पेज पे फोटोग्राफ पेस्ट करके उसके नीचे अपना नेम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ एंड एड्रेस, ये डिटेल उसके नीचे छोटे छोटे लिख के और एक पेज पे फोटोग्राफ पेस्ट करके उसे एक गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना है फोटोग्राफ को। ये डॉक्यूमेंट फिलहाल चाहिए होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, और भी अगर हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ तो ये आप कल फॉर्म आ जाएंगे, उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। इसके बाद पहले से अपना जाने का जैसा भी इंतजाम है वो सब करके रखिएगा सही से। कार से जाना है, ट्रेन से जाना है, सेफ जर्नी होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक डिसेंट ड्रेस आपको तैयार करनी है। फिलहाल वेदर ऐसा है कि सूट अगर ना भी डालें, कोट अगर ना भी डालें तो भी चल जाएगा। अगर डालते भी हैं तो कोई ऑड नहीं है, कुछ भी इसमें ऑड नहीं है कि अगर आप सूट पहन के जाते भी हैं तो कोई ऑड नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि गर्मी में सूट कैसे डाल दिया, ऑल वेदर सूट भी आते हैं। तो एक डिसेंट ड्रेस फॉर्मल, लाइट शर्ट एंड डार्क पैंट विद टाई, और आपका आपको अच्छी सी ग्रूमिंग करके जाना है। ये सब चीजें पहले से सबको पता होती हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर। इसके बाद वहां पे जाने का प्रोसीजर ये है कि आपको डेट मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा कि आपको 9 बजे के करीब वहां पे रिपोर्ट करना है। तो एक गेट है, गेट नंबर शायद 3 है, वहां से आपको एंट्री मिलेगी। वहां एंटर करने के बाद सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन वहां पे सबमिट कराइए। सबसे पहली विंडो मोबाइल फोन सबमिट करने के लिए ही होती है, वहां पे मोबाइल फोन सबमिट कराइए। और वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके, और अब तो सैनिटाइज भी करेंगे वो लोग, आपको आपका टेम्परेचर भी चेक करेंगे। तो इसके बाद वो आपको एंट्री दे देंगे विद योर बैग एंड बैगेजेस एंड योर डॉक्यूमेंट्स। आप अंदर जाएंगे, एक जमुना हॉल करके है, वहां पे जाके आपको बैठना है। वो एक इंस्ट्रक्टर मिलेगा, वो इंस्ट्रक्ट करता चलेगा, और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, करीब 1 घंटे के करीब वहां पे टाइम लग जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यही सब डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ऑल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, कन्वेंशनल फॉर्म, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एनी, एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट इफ वर्किंग, फोटोग्राफ अटेस्टेड बाय ए गेजेटेड ऑफिसर, एंड नॉन अटेस्टेड फोटोग्राफ भी आपको लेके जाने हैं कुछ अलग से, और इन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ये आपको लेके जाना है। ये नोट कर लीजिएगा। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, तो घबराए, पैनिक मत करिएगा कि कैसे होगा। वो एक एप्लीकेशन आपसे साइन कराएंगे कि ये डॉक्यूमेंट मैं अंडर 30 डेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें आपके सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बस आपको 30 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट करना होगा। तो एक एप्लीकेशन लिख के अपनी रिटन अंडरटेकिंग लिख के दे देना वहां पे, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद फिर आपके जब डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको एक दूसरे हॉल में भेजा जाएगा जहाँ पे आपका फोटो वेरिफिकेशन होगा। और जो अटेस्टेड फोटो आप लेके गए हैं वो फोटो वो लोग रखेंगे, और एक और फोटो वहां पे वो लोग आपसे लगवाएंगे। और वहीं पे एक वेटिंग हॉल होता है, वहीं आपको बैठने के लिए बोल देंगे। वेटिंग हॉल में आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा तक वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद अंदर कई सारी डेस्क होती हैं, वहां से वेटिंग हॉल के अंदर ही घुसते ही जहाँ पे कोड अलॉट किए जाते हैं। कोड मतलब कोई भी एक नंबर अलॉट किया जाता है, जैसे 158, 520, 670, ऐसा कुछ भी एक कोड आपको मिल जाएगा। वही आपका कोड होगा जिसके बेस पे आपकी सारी डिटेल जिससे अटैच होंगी। इंटरव्यू बोर्ड में वो कोड अलॉट होने के बाद एक अटेंडेंट आएगा और आपको उस अटेंडेंट के साथ जाना है, और
वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड के बाहर वेट करना है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड के पास आपकी कोई भी डिटेल, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, जैसा ये लोग बताते हैं। इंटरनली क्या होता है, क्या नहीं होता है, उस बारे में कोई श्योर नहीं है। कोई कुछ कहता है कि इनके पास डिटेल्स होती हैं, कोई कहता है कि नहीं होती हैं, लेकिन जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में ये क्लियरली रिटन है और कि इंटरव्यू बोर्ड के पास कोई भी डिटेल आपकी नहीं होती है, सिर्फ एक कोड जाता है, जिस कोड के बेस पे आपका इंटरव्यू होता है। तो हम यही मान के चलते हैं कि उनके पास कोई डिटेल नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो भी कन्वेंशनल फॉर्म या मेंस के जो फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपने भरी हों, जो भी प्रेफ़रेंसेस आपने भरी हों, सर्विस प्रेफ़रेंसेस आपने भरी हों, उसमें उन्हें लेकर इंटरव्यू बोर्ड में झूठ मत बोलिएगा कि आपने भरा कुछ है और वहाँ पे कुछ जाके बता रहे हैं। एक क्या पता कि उनके पास हो सकता है डिटेल होती ही हो, तो ऐसा मत करिएगा। जो आपने डिटेल्स भरी हैं, उन्हें ही बोलिएगा वहाँ पे इंटरव्यू बोर्ड में जाके। इसके बाद आपको 10-5 मिनट वहाँ वेट करना पड़ सकता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने और फिर आपकी बेल बजेगी, आपको रूम में एंटर करना है। रूम में एंटर करने का तरीका, गेट खोलने के लिए आपको एक अटेंडेंट मिलेगा, जो कि गेट पर ही खड़ा होगा, वो गेट खोलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ रूम में एंटर करिए, ना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड दिखें, ना ही ऐसा दिखे कि ये डर रहे हैं अंदर जाने से। कॉन्फिडेंस के साथ रूम में एंटर करिए और एंटर करते ही जहाँ पे आपको सुटेबल लगे कि यहाँ से मुझे इन्हें विश करना चाहिए, वहाँ से आप उन्हें विश करिए कि सबको ऑडिबल हो। विश करने का तरीका ये हो सकता है, नमस्कार भी बोल सकते हैं, नमस्कार सर, या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो, इस तरह से भी विश कर सकते हैं। सबसे पहले विश करिए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड को, प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड को, जो कि सेंट्रल चेयर पर होंगे और इसके दो दो या तीन मेंबर इधर होंगे और दो मेंबर इधर होंगे। कई बार 5 मेंबर का बोर्ड होता है, कई बार 6 का भी होता है। जैसे मेरे बोर्ड में 5 ही मेंबर थे, ज्यादातर 5 का भी होता है, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसा भी बताते हैं कि उनके में 6 थे। हो सकता है इधर उधर से एक आधा के बैठ गए हों। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट को विश करिए और उसके बाद ही दोनों तरफ अपनी नजर घुमा के बाकी लोगों को भी इसी तरीके से विश करिए। चेयर उनकी काफी बड़ी चेयर होती है, उसके सामने आपकी चेयर पड़ी होगी, जिस पे आपको जाते ही नहीं बैठना है। उसके सामने आपकी चेयर पड़ी होगी और उस चेयर के बराबर में जाके, उस चेयर के सामने जाके नहीं, उस चेयर के बराबर में जाके आप खड़े हो जाइए। ये मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का ही, 5 सेकंड का ही मुश्किल से ये सारा प्रोसेस होता है। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में जाके सीधा चेयर चेयर ही पकड़ लेते हैं कि जाके सीधे बैठ गए चेयर पे। कई बार ऐसा होता है कि हम चेयर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वी ओन दिस चेयर, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें चेयर के बराबर में जाके खड़े होना है और रेयर केस ही ऐसा होता है कि वो बैठने के लिए ना कहें। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन वो ज्यादातर केस में वो बोल देते हैं कि प्लीज बैठिए। तो आप डिसेंट तरीके से सीधा बैठिए, कंफर्टेबल होके बैठिए। ऐसा न लगे कि आधी चेयर पे बैठे हैं या कुछ इन्हें घबराहट हो रही है, इस तरह का बैठने से ये भाव नहीं आना चाहिए। आराम से बैठिए, चेयर पे पीछे कमर लगा के डिसेंट तरीके से बैठिए, सीधा होके बैठिए। हैंड मूवमेंट और पैरों के मूवमेंट का खास ख्याल रखिएगा। कई बार कुछ लोगों को आदत होती है कि वो बैठते टाइम या बात करते टाइम अपने पैर को ऐसे हिलाते रहते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि बात करते टाइम उनका हैंड मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, या कुछ लोग आंख आंखों से ऐसा जेस्चर देते हैं कि उनकी आंखें बार बार बंद हो जाती हैं। एक तो नॉर्मल ब्लिंक सब करते ही हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ वो ऐसे आंखें आंखें मीचना जिसे बोलते हैं, जैसे डर के मारे जो आंखें मीचना बोलते हैं, कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम भी आती है। तो इसका थोड़ा सा आप पहले से मिरर के सामने खड़े होके ऐसे अज्यूम करके कि मैं 4-5 लोगों के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये प्रॉब्लम वहाँ पे ना आए, क्योंकि ये अंडर कॉन्फिडेंस होने का एक काफी बड़ा
साइन है जो कि अच्छा नहीं रहता है, अच्छा इंप्रेशन आपका नहीं पड़ेगा। स्माइल करते हुए बात करिएगा। अब आते हैं कि इंटरव्यू की शुरुआत कैसे होती है। ये सब एक नॉर्मल प्रोसीजर था, होपफुली आप सबको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैंने रिमाइंड करा दिया। इसके बाद इंटरव्यू की शुरुआत, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उन लोगों के पास आपकी कोई डिटेल्स नहीं होती हैं, तो वो इंटरव्यू की शुरुआत जनरली इस क्वेश्चन से करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, या आप क्या कर रहे हैं। या तीसरा तरीका इंटरव्यू की शुरुआत करने का ये है कि वो कोई भी डिटेल वहाँ से रिलेटेड कुछ पूछ लें, या करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन या कोई इश्यू शुरू कर दें। जैसे एक एक मेरे नोन है, उनसे पूछा गया था कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक पेंटिंग लगी थी जहाँ पे वो वेट कर रहे थे, 5 मिनट 4 मिनट जो भी वेट किया, वहाँ पे एक पेंटिंग लगी हुई थी बाहर। तो उस पेंटिंग के बारे में कि आपने बाहर एक पेंटिंग लगी थी, क्या उसे देखा? तो लकीली उन्होंने उस पेंटिंग को देख लिया था, और उसके बारे में उन्हें किस्मत से जानकारी भी थी। तो वो कुशीनगर जिले की कोई पेंटिंग थी, तो वहाँ की उस पेंटिंग के बारे में उनसे पूछा। वो शुरुआत ऐसे की गई कि एक बाहर पेंटिंग लगी थी, क्या आपने उसे देखा? तो उन्होंने उसके बारे में बताया। तो या फिर कोई करंट अफेयर्स का कोई मुद्दा भी शुरू कर सकते हैं। आजकल कोविड-19 का टाइम है, तो कोरोना से भी शुरुआत कर सकते हैं वो लोग। इंडिया चाइना रिलेशन चल रहे हैं, उनके बारे में आजकल बहुत मुद्दा गर्म है, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो ये उन पे डिपेंड करता है। जनरली वो शुरुआत करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं के जवाब में, या आप अपने बारे में कुछ बताइए, इसके जवाब में आपको खास ख्याल रखना है कि अपना नाम, अपनी जगह का नाम, अपनी कास्ट, अपना रिलीजन, इसके बारे में कोई भी डिटेल उन्हें मेंशन नहीं करनी है। अगर आपको अपने बारे में बताना भी है, तो आपको अपने बारे में सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। इसके बाद आपने क्या किया, एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप 10th से शुरू कर सकते हैं, या स्कूली शिक्षा से शुरू कर सकते हैं कि मेरी स्कूली शिक्षा यहाँ से मेरी स्कूली शिक्षा इस माध्यम से हुई या इस बोर्ड से हुई, अगर आप बताना चाहते भी हैं। जगह का नाम या स्कूल का नाम मेंशन करने की फिर से ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन में ये किया, बीएससी किया, बीए किया, बीटेक किया, जो भी किया। ये बता सकते हैं कि मैंने इस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन में बीटेक किया है। इसके बाद मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, या बीच में आपने जॉब की है तो मैंने इतने दिन अ, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब की। यहाँ कंपनी का नाम बता सकते हैं। अगर रेप्यूटेड कंपनी है और काफ़ी नोन कंपनी है, तो कंपनी का नाम बता सकते हैं कि मैंने बीट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्फोसिस में 2 साल तक एज अ सिस्टम एनालिस्ट जॉब की है, या कोई भी जो भी आपने किया हो। इसके बाद आपको, या फिर सिविल सेवा की तैयारी की है, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इस वर्ष में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और तब से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। सिविल सेवा की तैयारी में आप ये भी बता सकते हैं कि मैं सिविल सेवा में सेंट्रल की सिविल सेवा और राज्य सिविल सेवा की परीक्षा देता हूँ। इसके बाद आपका कोई सिलेक्शन हुआ है, तो उस सिलेक्शन के बारे में ज़रूर मेंशन करिए कि फलाने ईयर में सिविल सेवा की तैयारी के दौरान इस ईयर में मैं इस पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ। और अगर आप वर्किंग हैं, तो उसे बताइए कि वर्तमान में मैं इस पोस्ट पर उस जगह कार्यरत हूँ। ये नॉर्मल आपका बताना हुआ कि आप अपने बारे में बताइए, तो ये आपका नॉर्मल बताना हुआ। इसके साथ आप 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं और आप अपने इंटरव्यू को उस तरफ मोड़ना चाहते हैं। तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपकी हॉबीज़ क्या हैं, कि मेरी हॉबीज़ ये हैं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है। आप इसे भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू को उस तरफ मोड़ना चाहें। मान लीजिए आप बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर हैं या वॉलीबॉल प्लेयर हैं, और आप उनका ध्यान उधर आकर्षित करना चाहते हैं कि ये मेरा जो एरिया है ये उनकी नज़र में आए, और आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी भी है, आप एक अच्छे लेवल पे खेल भी चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर बताइए कि हॉबी ये मेरी हॉबी है बास्केटबॉल खेलना, और बास्केटबॉल में मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुँच भी चुका हूँ। तो वो हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि वो आपका इंटरव्यू उधर मोड़ने लगे। अगर आप ऐसा कोई डिटेल नहीं वहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो आप
नॉर्मल अपना एजुकेशनल और वर्किंग बैकग्राउंड या प्रिपरेशन का बैकग्राउंड बता के वहीं पे रुक जाइए। अब बात आती है कि इसके बाद क्या-क्या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन-कौन से मेजर एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ पे वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे, आपको परेशान करेंगे। तो सबसे पहले तो यह है कि क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं अपने बारे में बताइए। ज़्यादातर संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से निकलेगा और यहाँ से जो क्वेश्चन निकलता है, ये एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चन निकलने की ज़्यादा संभावना रहती है। या कहीं वर्किंग है तो वर्क एरिया से क्वेश्चन निकलने की ज़्यादा संभावना रहती है। मान लीजिए वर्किंग नहीं है तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से इस तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं कि आपने मान लीजिए बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है या कोई और प्रोफेशनल कोर्स किया है, बीएससी किया है, तो वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको सिविल सेवा में ही आना था तो आपने बीटेक क्यों किया? ये काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी परेशान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसके जवाब में मेरी राय ये है कि सॉरी, इसके जवाब में मेरी राय ये है कि आपको अ, इसमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए 12वीं के बाद जब आप बीटेक करने जाते हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जाते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ ये नहीं होता है कि मुझे बीटेक एक मेरा इंटरेस्ट है, सिर्फ मैं इंटरेस्ट की वजह से कि मैं बीटेक में इंजीनियरिंग में जाके बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के साथ होता है, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग किस वजह से जाते हैं कि उनके सीनियर भी बीटेक कर रहे हैं। आस-पास की सामाजिक परिस्थिति भी ऐसी बनी हुई है कि इंजीनियरिंग का जो कोर्स है उसे अधिक महत्व दिया जाता है, उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस थोड़ी ज़्यादा शो करके दिखाई जाती है समाज में। और आप पढ़ने में अच्छे भी रहे हैं, आपके सीनियर जो अच्छे रहे हैं पढ़ने में वो भी बीटेक करने चले गए, तो लगे हाथ आप भी चले गए बीटेक करने। लेकिन इसके पीछे ज़्यादातर लोगों का, सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है कि मैं इसलिए भी बीटेक करना चाहता हूँ। दूसरा ये पर्पस होता है कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी रहती है कि कहीं न कहीं जॉब लग जाएगी। 4 साल करने के बाद एक करियर की शुरुआत कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में करियर की शुरुआत कर लेंगे। तो आप इन्हीं रीज़न को ईमानदारी से बताइए कि ये रीज़न थे कि मैंने इस वज़ह से बीटेक किया है। तो यहाँ पे दबाव भी बना सकते हैं कि वहाँ पे भी आपने एक सीट खराब कर दी, तो किसी और जो कि वास्तव में इंजीनियरिंग करना चाहता था उसके काम आती और अब आप सिविल सेवा में आ गए हैं, यहाँ सीट खराब करके कहीं और चल जाने लगे। तो इनके लिए मेरी राय ये है कि थोड़ा सोच-विचार करके, क्योंकि इसका एक जनरल आंसर सभी के लिए नहीं हो सकता है। अपने बैकग्राउंड को देखते हुए, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, सामाजिक परिवेश, ये सब देखते हुए अपना एक आंसर खुद बनाइए। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस पे आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने कोई प्रोफ़ेशनल कोर्स किया है और उसके बाद सिविल सेवा में आना चाहते हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप पढ़ाई में अच्छे थे, इसके लिए आपको दंडित नहीं किया जाएगा। ये बात मान के चलिए कि आपने बीटेक किया है और फिर सिविल सेवा में आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इसमें कोई आपने अपराध नहीं किया है। तो इस बात से बेफ़िक्र रहिए कि इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक थोड़ा रियल सा आंसर अपना बना के तैयार रखिएगा इस टॉपिक पे। क्योंकि ये शुरुआत में ही इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है और ये दबाव ऐसा बना देता है कि सारे इंटरव्यू को कैंडिडेट उभर ही नहीं पाता है फिर इस दबाव से। फिर इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि सिविल सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं? सिविल सेवा में इसके लिए भी बहुत शो ऑफ वाला आंसर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो देशभक्ति में इतना लीन हूँ कि सिविल सेवा ही एकमात्र विकल्प बचा है जिससे मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। ऐसा कोई जवाब जो कि ज़्यादा शोई टाइप का हो, वो आप मत बनाइएगा। वास्तविकता दिखाइए कि हाँ, इसमें अ, करियर की एक सिक्योरिटी भी है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी है, काम करने के अवसर भी काफ़ी डायनामिक मिलते हैं और अच्छे स्तर पर मिलते हैं। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकता हूँ। इंजीनियरिंग में मुझे लगता था कि मैं बेहतर नहीं कर सकता था, मेरी इतनी रुचि नहीं बन पाई थी। तो इस तरह का अपने हिसाब से जो भी जवाब बनता हो वो बनाइएगा। बस ज़्यादा शोई टाइप का जवाब ना हो। इसके बाद फिर आपके ग्रेजुएशन जो भी रही हो, आपका बीए रहा है मान लीजिए बीए रहा है आपका, तो बीए के जो भी सब्जेक्ट रहे होंगे उनसे बेसिक क्वेश्चन, मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स से आपका बीए रहा है,
तो वहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री को लेके। बीटेक रहा है कंप्यूटर साइंस से, तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा ही समय हो गया है, ग्रेजुएशन करे हुए 4-5 साल हो गए हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया बेसिक बेसिक चीज़ों का, जो कि सभी को पता होनी चाहिए, उन्हें ज़रूर आप थोड़ा सा रिव्यू करके जाइएगा। तो 2-4 बेसिक क्वेश्चन भी आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसका एप्लीकेशन आप सिविल सेवा में कैसे करेंगे? जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसका यहाँ पे क्या एप्लीकेशन है? कोई इंटरलिंक बन पाता है? अगर कोई इंटरलिंक बन पाता है तो वो ज़रूर बनाइए और उसका एप्लीकेशन तैयार करके रखिए कि सिविल सेवा में इसका जो मैंने पढ़ाई की है उसका मैं इस तरह से इस्तेमाल करूँगा, जो मेरे ऐसे काम आएगी। ये आप नोट करते चलिएगा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कोई गैप अगर आपकी पढ़ाई में रहा है, मान लीजिए 12वीं के बाद आपने आईआईटी वगैरह की तैयारी की या मेडिकल की तैयारी की, या किसी वजह से कोई गैप रहा, तो उसे जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास जवाब होना चाहिए कि ये गैप रहा क्यों रहा। कोई गवर्नमेंट जॉब आपने कोई भी जॉब गवर्नमेंट या प्राइवेट अपने ग्रेजुएशन के बेस पे अगर आपको कोई भी जॉब मिली है, तो उसके बारे में भी तैयारी करके रखिएगा कि इस जॉब में काम क्या था, कैसे करते थे, क्यों छोड़ दी, क्यों ज्वाइन की थी। इसके बारे में भी सारी डिटेल, मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट में आपने 2 साल 1 साल काम किया है, तो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल रखिएगा कि इस तरह से मैंने काम किया, ये मेरी पोस्ट थी, ये मेरा रोल था, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल रखिएगा, फिलहाल उसका स्टेटस क्या चल रहा है। ऐसा ही पीजी और एमफिल वगैरह के लिए भी है, अगर आपने कुछ इनमें से कुछ किया है तो। अब अक्सर अक्सर क्या सभी केसेस में इंटरव्यू की शुरुआत चेयरमैन सर करते हैं। जो भी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड होते हैं वो इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, और वो 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही आपसे नॉर्मल पूछेंगे। इसके बाद वो दूसरे पर्सन को रेफर कर देंगे। तो बहुत सारे लोग 5 लोग होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड हैं, सभी के बारे में जान के जाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ तैयारी अपने तक अपने तक केंद्रित रखिए कि मुझे अपने बारे में सारी तैयारी करके जानी है, ना कि इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स और उनके बारे में तैयारी करके। नॉर्मल न्यूज़पेपर वगैरह आप पढ़ ही रहे होंगे, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, जीके टाइप नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे आपसे फिलहाल जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे सेंसस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साइंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि डायरेक्ट फैक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं इसमें कि इंडिया की जीडीपी बताइए कितनी है, या इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बताइए कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्हें ये जो मुद्दे हैं, ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये दरअसल इशू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो कि दबाव बनाने के लिए आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप उसका सही जवाब दे पाते हैं, बिल्कुल फैक्ट सही बता पाते हैं तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार उनसे परमिशन लीजिए कि क्या मैं इसके बारे में अनुमान लगा सकता हूँ, मे आई गेस अबाउट दिस। आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो उनसे परमिशन लीजिए कि क्या मैं इसके बारे में अनुमान लगा सकता हूँ, मुझे इसका रियल वास्तविक आंसर नहीं पता है। और अगर नहीं पता है तो सॉरी बोल दीजिए कि सर मुझे नहीं पता है सर। उसमें कोई कोई नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। फिर दूसरा सवाल, इसके अलावा जो सवाल बनता है, सर्विस प्रेफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि आपने जो सर्विस प्रेफरेंसेस रखी हैं वो क्यों रखी हैं। पहले तो पूछेंगे कि आपके सर्विस प्रेफरेंसेस क्या हैं, कम से कम 5-6 तक आपको सर्विस प्रेफरेंसेस पता होने चाहिए कि पहले पे आपने डिप्टी कलेक्टर रखा है, दूसरे पे आपने डिप्टी एसपी रखा है,
या कोई और रखा है, तीसरे पे आपने डीपीआरओ या वगैरह वगैरह जो भी आपने सर्विस प्रेफरेंसेस रखी हैं उनमें 5-6 तक आपको पता होना चाहिए कि ये सर्विस प्रेफरेंसेस हैं मेरी, जिससे कि बिना झिझक के आप बोल पाएँ। इसे जस्टिफाई करने के लिए भी आपके पास जवाब होने चाहिए कि आपने डिप्टी कलेक्टर को पहली प्रेफरेंस रखा है तो उसे क्यों रखा है। खासकर डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तहसील लेवल ऑफिसर्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हायरार्की से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिले की ऑफिसर्स की हायरार्की क्या है, तहसील की हायरार्की क्या है, डीएम के या एसडीएम के रोल क्या होते हैं, डीएसपी के रोल क्या होते हैं, डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम में फ़र्क क्या है, एसडीएम के पास क्या-क्या पावर्स हैं, डीएसपी के पास क्या-क्या पावर्स हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ये भी ऐड करिएगा जो कि यूपी में फ़िलहाल करंट इश्यू है कि, और ये पबेड का भी टॉपिक है कि पुलिस का कमिश्नरेट सिस्टम और आईजी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। ये आप तैयार करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और पुलिस का कमिश्नरेट सिस्टम यूपी में 2 शहरों में जहाँ लखनऊ और नोएडा में लागू किया गया है, तो डीएसपी का जो रोल होगा उस पे क्या इफेक्ट इस सिस्टम का पड़ेगा, क्या पावर्स में इफेक्ट पड़ेगा, पहले क्या पावर्स थी अब क्या बदलेंगी, इसके बारे में आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। और डिप्टी कलेक्टर के रोल और डिप्टी कलेक्टर के क्या-क्या पोस्ट कहाँ-कहाँ पे दी जाती हैं, तहसील लेवल पे जब वो एसडीएम होता है तो उसके पास क्या-क्या पावर्स होती हैं, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के बीच में क्या रिलेशन रहता है, इन सब के बारे में आप तैयारी करके जाइएगा, खासकर सेंट्रल टू डीएसपी एंड एसडीएम डिप्टी कलेक्टर। और अगर आपने डीएसपी को सेकंड चॉइस नहीं रखा है, सेकंड प्रेफरेंस नहीं रखा है, तो इसको भी आप जस्टिफाई करने के लिए तैयार रहिएगा। अक्सर उन्हें ये उम्मीद होती है कि बच्चा डीएसपी को सेकंड प्रेफरेंस रखेगा, लेकिन फिलहाल की परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि अधिकतर लोग डीएसपी को सेकंड प्रेफरेंस नहीं रखते हैं। कम ही लोग सेकंड प्रेफरेंस रखते हैं क्योंकि जॉब का नेचर ऐसा है, राजनीतिक दबाव है, काम बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। तो डीएसपी को सेकंड प्रेफरेंस नहीं रखते हैं और वो इंटरव्यू में अक्सर पूछ भी लेते हैं कि क्यों डीएसपी को सेकंड प्रेफरेंस नहीं रखा है। इसके साथ ही फिलहाल का जो कानपुर में जो कल परसों जो वारदात हुई है, इसके बारे में आप सभी अवेयर होंगे अगर यूपी से हैं तो। तो इस पे इससे सवाल बनता है कि पुलिस की फिलहाल की जो परिस्थिति है, पुलिस का जो स्टेटस है, काम करने का तरीका है, उसके बारे में आपसे कोई कमेंट मांगा जा सकता है कि आपकी क्या राय है? क्या पुलिस ठीक काम कर रही है? पुलिस को और कैसे पुलिस में सुधार किया जा सकता है? इस एनकाउंटर या इस जो घटना हुई है इसमें आप होते तो आपका क्या रोल हो सकता था? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर आपसे सवाल बन सकता है कि ये सीधा-सीधा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक सवाल है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। इतना दुर्दांत अपराधी होते हुए उसे अब तक राजनीतिक संरक्षण है, वो एक राज्य मंत्री तक की हत्या करके, सरेआम हत्या करके भी वो जेल से बाहर है, वो सज़ा नहीं उसे सज़ा नहीं दी गई। इसके पीछे क्या-क्या रीज़न्स हैं, क्या हमारे सिस्टम में लूप होल हैं, क्या सुधार हम कर सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करके रखिएगा, खासकर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड और स्पेशली यूपी से रिलेटेड, जिसमें आप एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा भी कोट करने की कोशिश करना और उसकी रिपोर्ट यूपी से रिलेटेड क्या है, ये देख जाना। आप ये चीज़ें नोट करते जा रहे हैं? मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, आप इसे नोट करते रहिएगा। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा धीमा करने की कोशिश करता हूँ, धीरे-धीरे बोलता हूँ। तीसरा जो मेन एरिया ऑफ क्वेश्चंस है, वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि आपने इस ऑप्शनल को क्यों चुना? इस ऑप्शनल को चुनने के पीछे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और रहा है और आपने इस ऑप्शनल कोई और चूज़ किया है। मान आपने आई होप सभी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। तो और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है, तो इंजीनियरिंग के बाद आपने पबेड को क्यों चूज़ किया? ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है सभी से पूछा जाए, लेकिन एक आध से
हो सकता है ज़रूर पूछा जाएगा। इसे भी जस्टिफ़ाई करने के लिए आपके पास अपना एक वर्ज़न, अपना एक रीज़न होना चाहिए कि ये मैंने इसलिए ऑप्शनल रखा था। इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, वो भी आप अच्छे से बता सकते हैं। इसमें ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और ऑप्शनल से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन बेसिक कांसेप्ट्स पर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि थिंकर्स के बारे में बताइए, आपका कोई फेवरेट थिंकर हो उसके बारे में बताइए, वो फेवरेट है तो क्यों आपका फेवरेट है? उसकी थ्योरीज़ का फ़िलहाल क्या एप्लीकेशन है? फ़िलहाल की स्थिति में जो फ़िलहाल स्टेटस चल रहा है, मान लीजिए लिकर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, कि लिकर्ट का कौन-सा प्रबंधन व्यवस्था है या मैनेजमेंट सिस्टम, लिकर्ट के किस मैनेजमेंट सिस्टम का एप्लीकेशन फ़िलहाल ज़्यादा है जिसे अप्लाई किया जाना चाहिए? और लिकर्ट का मान लीजिए आपसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसमें आप सीधा-सीधा ये नहीं बोल सकते कि उसका जो सिस्टम 4 है, सिर्फ़ उसी का एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन सभी का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिलिट्री जैसे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखेंगे तो लिकर्ट का सिस्टम 1 और 2 वो ज़्यादा वहाँ पे एप्लीकेबल हैं। फिलहाल कोविड-19 जैसी सिचुएशन से लड़ने के लिए या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए आपका लिकर्ट का सिस्टम 4 ज़्यादा एप्लीकेबल होगा। तो अपना जो जवाब है उसे थोड़ा-सा ब्रॉड करके देखिएगा। सिर्फ़ ये नहीं कि आपने एक एक ही चीज़ को लेके एक एक ही चीज़ में कन्फाइंड होके आपने आंसर दे दिया। किसी थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाता है पूछा जाता है तो उसका आंसर आपका ब्रॉड होना चाहिए। सभी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस, सोसाइटी की कंडीशन, डाइवर्स कंडीशंस हैं सोसाइटी में, फिलहाल का स्टेटस, उसको लेके आप जवाब दीजिएगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं अपना ही बताता हूँ, मेरे से पूछा गया था कि इंडिया के प्रेसिडेंट और यूएसए के प्रेसिडेंट में क्या सिमिलरिटीज़ हैं एंड क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन भी जो कि डायरेक्ट मान लीजिए जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, जुडिशियल रिव्यू पूछा जा सकता है। आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीआईएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा पुलिस रिफॉर्म के बारे में मैंने आपको पहले बताया। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो इश्यू है फिलहाल, इसे तैयार करके जाइएगा। फिर इसके बाद जो मेजर एरिया बचता है वो बचता है करंट अफेयर्स का। यहाँ तक आपसे इस आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही बन पाते हैं। और इसके अलावा बस एक एक और बचता है कि अगर आप किसी जॉब में हैं, जो कि आपसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अगर आप किसी जॉब में हैं तो उस जॉब के बारे में आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए कि आपका रोल क्या है वहाँ पे, आप किस पोस्ट पे हैं और फिलहाल की वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, उस जॉब में इश्यूज़ क्या हैं, उस जॉब में और बेहतर सुधार कैसे किए जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करके रखिएगा अपनी जॉब के बारे में। इसके बाद जो मेजर एरिया ऑफ क्वेश्चंस बचता है वो बचता है करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर्स के लिए मैं फ़िलहाल उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मोटा-मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेन ये आप भी जानते होंगे कि क्या-क्या फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट कोविड-19 है, कोविड-19 से रिलेटेड ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फ़िलहाल क्या डेवलपमेंट इस दिशा में चल रहे हैं कि कोविड-19 से कैसे लड़ा जाए, कैसे टैकल किया जाए। मेडिकल सेक्टर में क्या-क्या भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा और इंडिया के द्वारा। तो इन सब फैक्चुअल भी, ओपिनियन बेस्ड भी, सिचुएशन बेस्ड भी कोविड-19 को थॉरोली तैयार करके जाइएगा। फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू फिलहाल चल रहा है, इंडिया चाइना सिचुएशन को लेकर है, इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर है। इसके बारे में बैकग्राउंड से लेके अब तक आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। फिलहाल का इश्यू क्या है, ये इसकी जड़ क्या है, चाइनीज़ फिलॉसफी क्या है, इंडिया की फिलॉसफी क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं और फिलहाल स्टेटस क्या है, वॉर होगी तो इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वॉर नहीं होगी तो क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे किस तरह से चाइना को कन्फ्रंट कर सकते हैं, चाइना की टोटल वॉर पॉलिसी क्या है, चाइना हमें कहाँ-कहाँ परेशान कर सकता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है, उसके जवाब में हमने स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर पॉलिसी बना रखी है, वो क्या है, प्रोजेक्ट मौसम क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो
चाइना को लेके जो भी आप तैयारी कर सकते हैं वो आप इंडिया चाइना रिलेशन को लेके अच्छे से तैयार करके जाइएगा। दूसरा, फिलहाल इकोनॉमी के बारे में, हमारा आत्मनिर्भर अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान और जो भी इकोनॉमिक पैकेज वगैरह इन्होंने घोषित किए गवर्नमेंट ने, उसके बारे में अच्छे से तैयार करके जाना है। पीएम केयर से रिलेटेड भी आपको तैयारी करके जानी है कि आरटीआई को लेके काफ़ी इशू चल रहा था कि जो पीएम केयर फंड है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये सब बातें आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यूपी, हाँ, एक मुद्दा ये भी है, इंडिया नेपाल रिलेशन में, क्योंकि यूपी भी नेपाल से बॉर्डर टच करता है, तो यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट नेपाल से बॉर्डर, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का नेपाल से बॉर्डर लगता है, नेपाल के बारे में, नेपाल की डेमोग्राफी के बारे में, नेपाल का क्या रुख है, नेपाल के कल्चरल रिलेशन इंडिया के साथ कैसे हैं, यूपी के साथ कैसे हैं, और हम इस बारे में क्या सुधार कर सकते हैं कि हम नेपाल को अपना एक मित्र देश बना के रखें, नेपाल को एक चाइना के साथ बफर स्टेट की तरह यूज करते रहें। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और भी जो करंट के इशू हैं, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, इसमें आप मेरे से बेहतर अवेयर होंगे। मैं फिलहाल कुछ दिनों से, पिछले 1-2 महीने से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं उतना अवेयर नहीं हूँ, अभी मुझे भी तैयारी करनी है। हाँ, ये बताना था कि मेरा भी इंटरव्यू है आप लोगों के साथ ही। इफ देयर इज अ गैप ऑफ, क्या बोला था ये, इफ देयर इज अ गैप ऑफ 5 years, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, देयर इज अ गैप ऑफ 5 years, उसके आगे मैं पढ़ नहीं पाया। तो आप पूछना चाह रहे होंगे कि अगर 5 साल का गैप है तो उसे कैसे जस्टिफाई हम करेंगे। इसमें जो भी आपने 5 साल में, पिछले 5 साल में किया है, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी में रहे हैं तो आप उसे, ओके समझ गया, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी में रहे हैं तो आप उसे क्लियरली बताइए कि मेरी ग्रेजुएशन इस साल में, मान लीजिए 2015 में कंप्लीट हुई, और मैं उसके बाद मैंने 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू की, जिसमें मैं केंद्र की और राज्य की सिविल सेवाओं में निरंतर अपीयर होता रहा हूँ। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो बताइए, नहीं हुआ है तो बताइए कि मैं अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर सका हूँ, और मैं इस दिशा में अभी भी पूरी जोश के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्यरत हूँ। अब इसमें वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों, क्या ऐसा क्या रीजन रहा है कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए किसी दूसरे को ब्लेम करने की बजाय कि मेरा मीडियम ये रहा, कि मेरा ऑप्शनल ये रहा, कि मेरी स्थिति ऐसी रही वैसी रही, तो इसे आप सीधा सीधा बोलिए कि कुछ कमियां सर मेरी तैयारी में रही हैं, जिन पे मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। मैं अपनी क्षमता के अनुसार एक एक कमी को धीरे धीरे, जो भी मेरे सामने आती जा रही है, उस कमी को धीरे धीरे करके सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही इस बार अ, इसमें एक सफलता हासिल कर पाऊँ। इससे दूसरे को, किसी को ब्लेम करने की कोशिश मत करना कि आपका अगर सफलता नहीं मिल पाई है तो कि इस वजह से नहीं मिल पाई है, उस वजह से नहीं। हाँ, कोई जेन्युइन फैक्ट है और सबको नोन फैक्ट है कि इस वजह से सफलता नहीं मिल पाई है, तो वो आप बता सकते हैं, या कोई फैमिली कंडीशन ऐसी रही है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को पूरी तरह से तैयारी में इंडल्ज नहीं कर पाए, वो आप बता सकते हैं। लेकिन वैसे डायरेक्टली कि मेरा मीडियम ये रहा, वो आरोप लगाने वाली, जो अभी हिंदी और इंग्लिश को लेके काफी मुद्दा चल रहा है यूपी पीसीएस में भी, कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसी बातें आउट ऑफ द बोर्ड ठीक है, आउट ऑफ द रूम ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में इस तरह की कोई भी बात वहां पे मत बोलिएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा कमीशन पे एक आरोप है, वो पक्षपात कर रहा है, जो कि हम किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर सकते हैं कि हिंदी का कम सिलेक्शन है, इंग्लिश का कम सिलेक्शन है। तो इस तरह की कोई बात जो कि किसी दूसरे पे ब्लेम जाता हो, वो मत बोलिएगा। और इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताना, मैसेज कर सकते हो, आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको आपका जवाब बना के देने की कोशिश करूंगा आपकी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद
एक दो टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं ये, और अक्सर पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में आपको कोई एक चार्ज देंगे, कोई एक ऑफिसर बनाएंगे कि आप मान लीजिए आप इस पोस्ट पे हैं, और जैसे मैं बताता हूँ, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप डीएसपी हैं, और वहाँ की एक जहाँ पे आप डीएसपी हैं वहाँ पे एक राज्य विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय का कैंपस है जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होने हैं। तो आपको वहाँ पे आपको पता लगा है कि कुछ ग्रुप हैं जो कि इस इलेक्शन को वायलेंट रूप देना चाहते हैं, और वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, और कुछ वायलेंट हरकत भी वो लोग कर सकते हैं, जिसकी आपके पास पुख्ता ठोस सूचना है कि ऐसा होने जा रहा है। तो आप उन इलेक्शंस को कैसे सक्सेसफुली कंडक्ट कराएंगे, कोई हिंसा ना हो, कोई और परेशानी ना हो, और सक्सेसफुली ट्रांसपेरेंटली वो इलेक्शन कंडक्ट हो जाए। तो जो मैंने जवाब दिया था मैं वो बताना चाह रहा हूँ, हो सकता है इससे बेहतर भी जवाब आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो जवाब मैंने दिया था मैं एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ। मैंने बोला, सॉरी डीएसपी नहीं, एसडीएम बताया गया था कि आप एसडीएम हैं कहीं पे। तो मैंने अपने जवाब में बोला कि मैं अपने डीएसपी साहब से मीटिंग करके, और उन्हें उनसे ये कार्यवाही करवाने के, अग्रलिखित कार्यवाही करवाने के लिए कहूंगा, आदेश करूंगा। ऐसा बोलना भी ठीक नहीं लगता क्योंकि डीएसपी भी सेम लेवल के ऑफिसर होते हैं। तो उसमें मैंने कहा कि सबसे पहले जो भी ग्रुप होंगे उनके साथ एक मीटिंग, जो भी 2 या 3 ग्रुप जो चुनाव में भाग ले रहे होंगे उनके साथ एक मीटिंग कंडक्ट कराएंगे, जिस मीटिंग में मैं स्वयं भी शामिल रहूंगा, और तहसील स्तर का या जिले स्तर का जो भी प्रशासनिक अमला होगा वो शामिल रहेगा, और जो भी उन ग्रुप्स के अध्यक्ष होंगे वो भी शामिल रहेंगे। एक मीटिंग कंडक्ट कराएंगे और उन्हें इस बारे में समझाया जाएगा कि वो कोई इस तरह की हरकत ना करें जिससे कि उनके फ्यूचर पे भी परेशानी आए, किसी की जान खतरे में पड़े, या कोई भी ऐसी गैर कानूनी हरकत वो ना करें जिसका परिणाम उन्हें बहुत कुछ देकर भुगतना पड़े। और मीटिंग में कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी, जो भी उनके बीच में मतभेद होंगे, चुनाव से अलग, विचारधारा से अलग जो भी मतभेद होंगे उनके बीच में कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी, इस तरह की कोई घटना ना हो। दूसरा स्टेप मैं ये लूंगा कि जो भी संवेदनशील कॉलेजेस हैं या कैंपस में जो भी संवेदनशील एरिया है, वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम परमानेंटली डिप्लॉय कर दी जाए, और वो वहाँ पे कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करें डे एंड नाइट अप टू द इलेक्शन। इसके बाद सीसीटीवी कैमराज भी इंस्टॉल कराए जाएंगे, जहाँ 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 पे आवश्यकता होगी, जो भी संवेदनशील एरिया होंगे वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराए जाएंगे। और इसके बाद जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली टीम है, इलेक्शन कंडक्ट कराने, अक्सर कॉलेज के जो इलेक्शन होते हैं इनमें टीचर वगैरह ही इन्वॉल्व होते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने में। उन्हें उनके जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराने के काम हैं उनको क्लियरली एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से, या तो सीसीटीवी की निगरानी में या फिर किसी ऑब्जर्वर की निगरानी में, हर एक वार्ड या हर एक कॉलेज में किसी ऑब्जर्वर की निगरानी में कंडक्ट कराया जाएगा। इस तरह से मैंने 3-4 बातें बोली थी। तो अब पता नहीं वो कितने सेटिस्फाइड थे इन चीजों को लेकर या नहीं थे। इसी के साथ तुमने शोभित काफी देर से बोल रहे हो, और मतलब चूंकि हम लोग तो टीचर्स है तो हम लोगों के बोलने की उतनी ये रहती है। मैं इसको थोड़ा सा पानी पीने का थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि आप थोड़ा पानी वानी पी लीजिए इत्मीनान से। और मैं तब तक आपको आज 2 और ऑफिसर से मिलाऊंगा। उसमें से एक मेरे स्टूडेंट हैं, 2009 बैच के, 9-10 बैच के हैं, योगेंद्र योगेंद्र कुमार हैं, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में, अभी शायद डिप्टी कमांडेंट दिल्ली में है। और एक बार ये दंतेवाड़ा में फंस गए थे, शायद शोभित जानता है, मैंने व्हाट्सएप पे, सॉरी फेसबुक में इनका पिक्चर जी लगाया जी था, है ना। और जी अकेले रात भर जो है ये जी लोहा सर लेते जी रहे नक्सलियों से, और इन्हें
उसके जी बाद इन्होंने अपने साथियों का वेट किया, फिर जब वो आए तब इन्होंने जो है नक्सलियों को पूरा मार भगाया और इन्हें बहादुरी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। दिल्ली में अभी भी ये फाइटर हैं और ये वॉरियर हैं, कोरोना वॉरियर हैं, और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को घर पे रखें, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा इनको कराया जाए। इसके बाद फिर हम आपके साथ मुलाकात कराएंगे अपने छोटे भाई आईआरएस से, जो कलकत्ता से आपके साथ जुड़ेंगे। ज्वाइंट कमिश्नर हैं अभी वो, जी सर। ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर हैं डीजीजीआई के, तो उनसे भी हम बात जी कराएंगे। फिर बाद में हम आपका मॉक लेंगे, जिनका जिनका मॉक इंटरव्यू आया है उनका उनका मॉक लेंगे अलग से, मतलब शाम में। और फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके कि क्या अ, आपके 5 पॉजिटिव पॉइंट्स जी सर। कैसे हो। ओके, तो मैं तुम्हें मुलाकात करवा रहा हूँ अपने स्टूडेंट से। शोभित हैं, असिस्टेंट के डिप्टी कमांडेंट, अगर आप देख सकते हैं तो। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर सारे अभी यूपीपीसीएस के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, इसमें से ज्यादातर यूपीपीएससी जी के सर। जी सर। इंटरव्यू कॉल में है। और इसमें से शोभित जो है वो यहाँ पर जो है ये स्टूडेंट जो मेरा है, ये एसएसबी में सिलेक्टेड था असिस्टेंट कमांड में, और अभी ये जो है यूपीपीएससी ज्वाइन कर लिया है। यूपीपीएससी ज्वाइन कर लिया सर। सर जी सर। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू। अब काफी अच्छा लगा आपके बारे में सुन के, आपसे मिलके काफी अच्छा लगा सर। ऐसे ही देश की सेवा करते रहिए, हमें भी इंस्पिरेशन मिले। तो प्रिपरेशन कैसे चल रही है शोभित अभी? सर अभी जॉब भी ज्वाइन कर लिया है। प्रिपरेशन कुछ खास जिस तरह से पहले चल रही थी उतना नहीं चल पा रही है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रैक पे आए जल्दी से। अभी कौन से सर्विस अभी ज्वाइन किए शोभित? सर ट्रेजरी ऑफिसर ज्वाइन किया है यूपी में। सर बढ़िया। जी सर। बहुत बढ़िया। बाकी आप सभी इसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी सर यूपीएससी का भी अटेम्प्ट देना है। योगेंद्र, बाकी लोग अभी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मैंने उनको म्यूट किया हुआ है। हाँ ठीक है, अगर अगर मैं उनको अनम्यूट करता हूँ तो आप उनसे जो है कर सकते हैं, वो अलाउ कर सकते हैं। आपको बहुत टफ टफ जॉब मिला है अपने पूरे करियर में। मैंने अपने स्टूडेंट्स को अनम्यूट किया हुआ हूँ, आप बोल सकते हैं। ये हमारे कोरोना वॉरियर हैं अभी, और दिन रात सेवा में लगे हुए हैं देश के। जब ये हमारे स्टूडेंट थे बहुत सौम्य थे, अभी भी सौम्य है बाय हार्ट, लेकिन भी ये फौलाद है। इसमें आप सबको ये कहना चाहूंगा कि तो आप लोग काफी लकी हैं कि आपको अक्सर जैसे टीचर मिले, मतलब काफी इयर्स हो चुका है। आज भी मैं सर के साथ टच में हूँ, तो उसका रीजन ये है कि सर अपने स्टूडेंट्स के साथ मोस्टली अटैच होता है हमेशा। इतना लंबा पीरियड बीत जाने के बाद में सर के साथ आज भी टच में हूँ, सेम रहता है जैसा पहले हुआ करता था। कोरोना की वजह से काफी टाइम मिल गया अभी तो आपको प्रिपरेशन के लिए। क्या वैसे इंटरव्यू की कोई डेट है? टेंटेटिव डेट वगैरह कुछ आई हो? हाँ, अभी 4th, अच्छा इन लोगों की यूपीपीएससी का इंटरव्यू का डेट आ गया है, 15 से है, 13 से स्टार्ट हो रहा है, 13 जुलाई। 13 जुलाई सर? हाँ 13 जुलाई से। बस ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, अपने लिए ऑनेस्ट रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है हमेशा। कॉन्फिडेंट ना बोलना है तो भी कॉन्फिडेंस के साथ में आपके अप्रोच के अंदर हमेशा पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए उस चीज को लेके। एक एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो कि जरूरी नहीं कि वो हर चीज को जानता हो, बट हर चीज को सीख सकता हो, जो जानते हैं उनसे काम करवा सकता हो। हमेशा अपने इंटरव्यू देने के टाइम पे यूपीपीसीएस एस्पायरेंट के तौर पे नहीं देखना, एक ऑफिसर के तौर पे देखना, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखना है। जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसका हमेशा टच में रहना आपको। अभी जैसे आप तो ट्रेजरी ऑफिसर है, पहले ऑलरेडी आप मतलब फेस कर चुके हैं इंटरव्यू, तो काफी अच्छे से एक्सपीरियंस है। परंतु यूपी में भी जैसे कानपुर इंसिडेंट हुआ है, हो सकता है आपको डीएसपी की पोस्ट मिलती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए डीएसपी आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम अगर आप वहां होते हैं तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। कोविड-19 को लेकर के भी एसडीएम में वही बताना चाहूंगा कि ये मैटर नहीं करता, हमको उसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं ना कि स्पेशलिस्ट।
तो हमारी अप्रोच हमेशा वही होनी चाहिए। एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, एक पुलिस ऑफिसर के तौर पे कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसके दौरान हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमेशा अपने क्लियर रखना है। उसके लिए बुक्स उतनी काम नहीं आएगी जितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काम में आएगा। डेली न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़ में जो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटर के इंटरव्यू आप देख सकते हैं, उस रिगार्डिंग पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी को आप देख सकते हैं, बट जनरल ड्यूटी जो भी होती है उनको देखना है। एक डॉक्टर के एंगल से कभी नहीं देख सकता उस चीज, क्योंकि हमारा काम टोटली डिफरेंट है। तो जो भी आपका फ्यूचर में आप होना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू योगेंद्र, और अपना सेफ रखो और बिल्कुल अच्छे से राष्ट्र की सेवा करते रहो। फिर हम तुमसे अलग से बात करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो इसमें से एक स्टूडेंट हो सकता है आज नहीं हो, नीरज साउथ बैच का है। जब हम लोग लास्ट ईयर पुलवामा अटैक का जब विरोध कर रहे थे तो ये भी हमारे साथ कैंडल मार्च में सत्य निकेतन में खड़ा था, और चूंकि वर्दी में था तो बाहर में खड़ा था अपने पूरे फोर्स के साथ। तो ये चीजें हैं, मैं इन लोगों से भी आपका मॉक वगैरह करवा दूंगा। 2-4 मिनट में आपको मिलवा रहा हूँ अपने छोटे भाई से। शोभित वगैरह मिला होगा, या नेहा शायद इसमें है, नेहा भी मिली होगी मेरे छोटे भाई से। तो जरा मैं उसको कहता हूँ कि वो जूम ज्वाइन करें। अपने मोबाइल से तो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कुछ रूल होते होंगे, तो वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर हम शोभित को फिर जोड़ेंगे, और जो कुछ आपके क्वेरीज हैं वो क्वेरीज वो अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। उसका कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जैसे, उसके बारे में हम भी आपसे डिस्कस करेंगे। हाँ हेलो, तो जूम ऐप ज्वाइन कर लो, ठीक। तो हम आपसे ये कुछ क्वेश्चंस क्वेरी, जैसे जनरल सा क्वेश्चंस होता है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों आखिर आप सिविल सर्विसेज को अपना कैरियर के रूप में चयन किए, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये होता है हम क्यों आपको सेलेक्ट करें सिविल सर्विसेज में, आपके अंदर क्या ऐसी बातें हैं। हमने पहले दिन भी जो लोग इंटरव्यू के लिए फर्स्ट सेशन में थे, 4 लोग थे उस दिन इंटरव्यू वाले लोग, तो हमने उनको बताया था। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो हम आपको पर्सनली जब हम आपका मॉक का एक और इंटरव्यू करेंगे, अभी ये तो जनरल सा इंटरव्यू है ताकि हम आपको ये बता सके कि आप अपना प्रिपरेशन किस कॉन्फिडेंस के साथ करें। बेसिकली क्या होता है कि कॉन्फिडेंस जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो आप जो है अभी तो हम सिर्फ आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आप जैसे लोग जो है वो सिलेक्ट होते हैं। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैंने कल बोला था आपको कि फॉर्मल ड्रेस में रहिएगा। इंटरव्यू का सेशन में फॉर्मल ड्रेस में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भाई भी जुड़ रहा है तो थोड़ा सा वो आपको गाइड कर दे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस हम आपका थोड़ा सा ले लेंगे। और पर्सनली हम जो 4-5 लोग, यहाँ 5 लोग अभी हैं इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, 6 कह सकते हैं, 120 भी है, तो उसको भी हम पैनल में रख लेंगे अपना। तो इंटरव्यू का मॉक भी लेगा, इंटरव्यू की तैयारी भी करेगा। एक और मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। आज वो नहीं जुड़ पाए, उनको कहीं जाना था, अभी वो ट्रैवलिंग में है। अभय प्रताप सिंह, बीपीएससी में शायद उनको डीएसपी मिला था, शायद वर्दी वाला कोई पोस्ट था, डीएसपी था, या मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसने उसको रिजाइन कर दिया और अभी शायद टीओ या सीटीओ के पद पे हैं वो। तो वो भी आपको मॉक की तैयारी करवाएंगे। और ये दोनों और बाकी लोग भी, आप सब लोग भी जो है वो हमारे अनमोल रतन है, एसेट है हमारे। और हम सेटिस्फाइड नहीं है उतना पूरी तरह से कि आप स्टेट पीसीएस में रह करके एक स्टेट की सेवा करें। हम चाहते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। आपके अंदर जब इतनी सक्षमता है, इतना आप सामर्थ्य हैं, तो आप क्यों एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट को ही अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं। आपका लक्ष्य पूरा भारत होना चाहिए, आपका लक्ष्य पूरा विश्व होना चाहिए, पूरा मानवतावाद होना चाहिए। और
आप अपने योगदान दीजिए, और खास करके विपत्तियों के समय, जैसे अभी इतना व्यापक विपत्ति आया है, इसमें आप जानते हैं कि हमें कितना संवेदनशीलता के साथ लोगों को सहायता करना है और उनको राहत पहुंचाना है। आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि हम लोग इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत, मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्कीम लागू किया है, जिसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और वो स्कीम ये है कि उन्होंने कहा कि जो भी मजदूर यूपी से बाहर जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और तब उनको जो है बाहर स्टेट पे भेजा जाएगा। ये एक बेहतर कदम है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि जब हम सबका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास एक पूरा डेटाबेस है, और वह डेटाबेस ये बोलता है कि हम लोग जो है कितना, अपने यहाँ के लोग हमारे पास मैन पावर है। हम, हाँ अच्छा, फाइल जुड़ गया है। ओके, तो हम ये कर रहे हैं पहले। ओके, Vivo 90 से है। एक सेकेंड, हम अनम्यूट करते हैं अभी। हाँ, अब मेरे छोटे भाई को सुनिए और मैं थोड़ा म्यूट रहता हूँ। ओके, बोल सकते हो, बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ। आप लोग बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद इतने कठिन परीक्षा में उसके अंतिम पड़ाव को अब पार करने जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके सबके साथ हैं। और किसी तरह के भी आपके प्रश्न होंगे जिसका आप लोग चाहते हैं, आप किसी भी तरह की आपकी जो दुविधा होगी, जो आपकी लगे आपको कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप बेफिक्र होकर पूछिए, बेझिझक होकर पूछिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जाइए, आप जो हैं खुद को वही प्रस्तुत कीजिए। वहाँ पर बनावटीपन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सही है, जो कमियां हैं उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको नहीं आ रहा है तो उसे सच बोलने में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जब जाएं वहाँ तो आप इस तरह से बोर्ड को ट्रीट करें कि वो आपके बड़े पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स के समान हैं, आपके बड़े हैं। उनके साथ इस तरह से आपको सम्मान के साथ बात करनी है। आप बातचीत करने जा रहे हैं तो ज़्यादा आप अपने आप को टेंस ना करें। कि टेंशन होना बहुत स्वाभाविक है कि वो होगी, लेकिन आप अपने आप को खुद को कहते रहें कि नहीं, मैं बस बातचीत करने जा रहा हूँ, मैं अपना जो बेस्ट है वो मैं दूंगा और जो मैं परफॉर्म करूँगा उसके हिसाब से परिणाम होंगे। परिणाम की मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। तो आप बातचीत करने जा रहे हैं अपने बड़ों से, आपसे बड़े हैं वो, उनको दिग्भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछे अगर आपको आ रहा है तो आप जवाब दें उसका, नहीं आ रहा है तो बहुत ही नम्र शब्दों में माने कि आपको नहीं आ रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे वो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, आप जो हैं आप वही वहाँ रहिए, कोई बनावटीपन की ज़रूरत नहीं है। वो आपको ही चाह रहे हैं, किसी और को नहीं। आप ये सोचें कि आप जो जैसा हैं स्वाभाविक तौर पे वो काफ़ी उनका अनुभव रहता है, वो इस चीज़ों को समझ लेते हैं कि कौन सा बंदा बनावटीपन कर रहा है, कौन सा सही है। तो मेरा मूल जो आप लोगों के संदेश है ये है कि आप जो हैं वो रहें, सच का मार्ग नहीं छोड़ें, सच जहाँ तक कोशिश है सच बोलें। अगर नहीं आ रहा है तो उसे स्वीकारें, और अगर आपको कोई वो बधाई दे रहे हैं तो उसे भी नम्र शब्दों में स्वीकार करें, उनको धन्यवाद करके आगे बढ़ें। और फिर मैं जैसे कहूँगा कि आपकी कोई दुविधा है तो आप उसे सामने रख सकते हैं जो बातचीत हमारी होगी उस दौरान। और चूँकि ये स्टेट की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप अपने स्टेट को बेहतर तरीके से जान रहे हों
तो हमारे भाई साहब जो हैं वो आपको इस दिशा में बेहतर ज्ञान देंगे, आपको बेहतर मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन उनका अपना ये रहता है कि आप अपने कम से कम आपके अपने जो राज्य है उसके बारे में आप बेहतर तरीके से जान रहे हैं, उसके बारे में अनभिज्ञ नहीं है, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उसकी जो स्ट्रॉन्ग जो पक्ष है, जो मजबूत पक्ष, उसको जान रहे हैं। और आपकी अगर कोई योजना है तो क्या योजना है, आप क्या सोचते हैं, तो ये सब मूल बातें हैं। बाकी आप जो चर्चा होगी उस दौरान जैसे जैसे आपके प्रश्न आएंगे, अगर कोई आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके उत्तर आपको दूं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर जैसा जैसा उनका प्रश्न आएगा, मैं हूँ यहाँ पे, तो इस जिनको प्रश्न पूछना है, जिनका इंटरव्यू में है, वो अपना माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हर कोई अपना माइक अनम्यूट ना करे। हेलो। हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ हेलो। हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, हम सुन रहे हैं हम लोग, आप बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब इस परीक्षा में जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं इस पे थोड़ा आपकी राय लेना चाहूंगी। मतलब ये पर्सनल भी है मेरे लिए, मैंने खुद भी तैयार किया है, लेकिन मैं आपसे थोड़ी राय लेना चाहूंगी कि आप मुझे इसमें थोड़ी गाइडेंस दें। ये प्रश्न आपका किनसे है, भाई साहब से है कि मुझसे है? आपसे सर। अच्छा, तो मैं कहता हूँ कि जो मेरा अपना अनुभव है, वो एक जो बनावटी जो जवाब है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल, हम जब जाएंगे तो सेवा ही करेंगे अपने राज्य के, अपने देश की, अपने लोगों की, वो तो एक पहलू रहेगा ही। और लेकिन आप स्वाभाविक तौर पे क्यों, आपकी इच्छा क्यों हुई कि आप ज्वाइन करें? आपके माता पिता भी चाहते होंगे, कभी कभी आप भी चाहते हैं, तो आपको जो स्वाभाविक प्रश्न, आपके जो इच्छा है थी, आप जब बनना चाह रहे थे, कि थोड़ा सा मान इसमें जुड़ा हुआ है, प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, सेवा करने का मौका भी आपको इसमें मिलता है, उसके पर प्रचुर अवसर है आपके पास, तो ये सब भी आप बोले बहुत रटा रटाया जो जवाब हमारा होता है, जो कोचिंग संस्थाओं में सिखाया जाता है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड है, मैं बताऊं कि वो गलत नहीं है, लेकिन साथ में जो आपकी अपनी जो इच्छा है, जैसे आप प्रतिष्ठा हर किसी को चाहिए होती है, महत्वाकांक्षा हर किसी को होती है कि जब प्रतिष्ठा मिले, और हम सब, तो ये सब भी आप जोड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, थैंक यू। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जिस सब्जेक्ट से हमने ग्रेजुएशन या पीजी किया हुआ होता है, तो उस सब्जेक्ट को मैंने ऑप्ट नहीं किया है, मेरा ऑप्शनल दूसरा है, तो इसके लिए बेहतर जवाब में क्या, मतलब किया तो है तैयार, तो अगर आप हैं तो मैं आपसे पूछना, मतलब गाइडेंस लेना चाहूंगी कि भैया इसके ऐसे लिए मैं। बता पाएंगे आप? भैया तो इंटरव्यू गए हैं, उनका भी यही था कि ग्रेजुएशन उनका कुछ अलग सब्जेक्ट में था, लेकिन उन्होंने चूज दूसरे सब्जेक्ट किया था, तो भाई साहब आपको मुझे लगता है बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ओके सर। कोई और प्रश्न आपका? बहुत शांत रहिए, मेरा बार बार मेरा कहना है कि हम लोग वहाँ जब जाते हैं तो काफी नर्वस रहते हैं, ये सबके साथ होता है। ये जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ तो ठीक है, मैं अभी की परिस्थिति अलग है मेरी, लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो स्टेक इतनी हाई होती है कि थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो स्वाभाविक है, वो सबके साथ होगी। वो ऐसा नहीं कि आप हो रही है, दूसरा लग रहा है कूल, वो नहीं है अंदर से। बस उन परिस्थितियों में भी अपने आप को आप कूल रखने की कोशिश करें, खुद से बोलते रहें कि नहीं, मुझे शांत रहना है, मैं सच बोलने जा रही हूँ, मैं जो हूँ बस मैं वही दिखाने जा रही हूँ, मैं अपने बड़ों से बात करने जा रही हूँ। बार बार जब आप अपने खुद को बोलेंगे ना, तो आप जब बेहतर महसूस करेंगे। थैंक यू। हेलो।
हेलो हाँ, आपको सुन पा रहे हैं हम लोग, बताइए आप। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सर मुझे DPSC वाला जो पद है उसको मैं नहीं रखना चाहती हूँ, हाँ, थोड़ा तो जोर से उसके बारे में बोलेंगे अगर प्लीज। वो, सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डिप्टी एसपी का पद है मैं उसको अपने प्रेफरेंसेस में नहीं रखना चाहती हूँ, अच्छा, तो उसके लिए मैं किस तरह से जस्टिफाई कर पाऊंगी वहाँ पर? आप डिप्टी एसपी के जो पद है उसको आप पहले प्रेफरेंस पे नहीं रखना चाहती हैं आप? नहीं सर, प्रेफरेंसेस में नहीं, मैं सर उसको, हाँ, टॉप 5 में भी शायद उसको मैं नहीं पोस्ट रख। रखना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, तो पहले तो आपकी प्रशासनिक अधिकारी की आपकी प्रेफरेंस होगी। जी सर, जी हाँ, सर, जी सर। तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे। आप जो नहीं रखा है उसको जस्टिफाई नहीं करें। आपने रखा क्यों है? अब ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी को क्यों रखा है? तो जैसे कि आपके मौके ज़्यादा हैं, आप जनता से करीब से जुड़ती हैं, आप सेवा करने के लिए बहुत नीचे स्तर से जुड़ती हैं, आपको विस्तृत क्षेत्र मिलता है आपको। तो हर एक सर्विस की अपनी एक महत्ता है, कोई कम नहीं है। वो भी आप पुलिस सेवा में भी अवसर के बहुत से अवसर हैं आपको लोगों की सेवा करने के लिए, अपने हुनर को दिखाने के लिए। लेकिन आपकी जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, आपकी जो अपने अंदर के गुण हैं, वो आप पाती हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाकर ज़्यादा बेहतर से लोगों को सेवा प्रदान कर पाऊँगी। और मैं अपनी जो मेरी जो महत्वाकांक्षा है और खुद को जो मैंने सेल्फ कंटेंट जो रखने की जो है वो बेहतर तरीके से मैं वहाँ पर कर पाऊँगी। तो आप उसको जस्टिफाई करें। आप ना जो नहीं रखे हैं उसको नेगेटिविटी उसकी नहीं बताएँगे। आप बताएँगे नहीं ठीक, उनके भी काफ़ी महत्व है, वो हमारे सोसाइटी में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जी सर। उनकी जो भूमिका होती है पुलिस सेवा की भी। लेकिन जो मेरी अपनी जो मेरी जो अपनी व्यक्तित्व है, वो मुझे प्रेरित करती है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाकर बेहतर तरीके से अपने आप अपना अनुदान कर पाऊँगी। तो उसको फिर आपको जस्टिफ़ाई करनी है। नेगेटिविटी किसी की नहीं कि वो क्यों मुझे आपको नहीं पसंद, मगर पसंद सब है, लेकिन ज़्यादा पसंद आपको प्रशासनिक सेवाएँ है, आप बेहतर दे पाएँगे या फिर जो भी आप थैंक यू रखी हैं। सर, ओके। थैंक यू। और प्रश्न आपका? नो। ठीक है, कूल रहिए, आराम से एकदम जाइए, है ना? वहाँ जाइए, अपना मुस्कुराते रहिए, टेंस नहीं, चेहरे पे टेंशन नहीं लानी है। जब इंटरव्यू में सामने बैठिए तो एक हल्का सा मुस्कुराहट रखिए, आराम से क्वेश्चन को सुनिए, पहले कंप्लीट करने दीजिए उन्हें, तब फिर आप 1-2 मिनट कुछ 20 सेकंड लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। ये सब कुछ चीज़ें थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अपनाया जाए। ओके। ठीक है, कहीं और को अगर कोई पूछना हो तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके आप बिल्कुल शामिल हो सकती हैं इसमें, हो सकते हैं आप। सर एक क्वेश्चन होता है कि सर ने भी बताया है कि हम आपको क्यों बना दें, ये पद क्यों दे दें, तो इसके लिए आप कह रही हैं कि जब वो पूछें कि क्यों आपको आपका चयन क्यों किया जाए? यस सर। हाँ, नहीं, आप उसको बताइए उनको कि मैं मेरी जो महत्वाकांक्षा है, जो मेरी जो इच्छा है, लोगों से ज़्यादा जुड़कर मैं काम करूँ।
तो ये मुझे प्रेरित करती है कि मैं इस सेवा में जाऊं। और बाकी तो चयन तो आप सर आपके हाथ में है, वो तो मेरे मार्क्स और वो जो है वो डिसाइड करेंगे कि आप, और बाकी जो मैं कैसे परफॉर्मेंस करती हूँ उस पर आप डिसाइड करेंगे कि आप क्यों बनाए मुझे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे आप कहेंगे कि मैं जिस तरह से प्रेरणा महसूस करती हूँ कि मैं जाके कुछ कर पाऊंगी, और जो ये चुनौतियाँ हैं इनको मैं सही तरीके से हैंडल कर पाऊंगी, और कुछ बेहतर लोगों के जीवन को कुछ बेहतर बनाने का मैं कुछ अपना योगदान दे पाऊंगी। तो यही मुझे लगता है कि इसलिए मुझे बनाया जाना चाहिए, इसलिए मेरा चयन होना चाहिए। थैंक यू। तो और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, ठीक है, फिर तुम ऑफ कर सकते हो, एंड कर दो तुम ठीक। अपनी मीटिंग। ओके। हाँ। ओके, तो आज सेशन हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, और फिर हम जो नेक्स्ट मॉक इंटरव्यू आपका जो लेंगे इवनिंग में या जब भी होगा, तो हम फिर आपको उस तरह की जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्म करेंगे कि क्या क्या आपके क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब चीज़ों को लेकर के हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ अपने प्रॉपर आपके क्या स्किल हैं, आप उसको खुद जानते हैं कि आपके अंदर क्या क्या बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक लोक सेवक के लिए आप क्या महत्वपूर्ण बातों को सोच सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक डीएम को देखते हैं तो उस डीएम से आप क्या अपेक्षा करते हैं, एक एसपी को देखते हैं तो उस एसपी से आप क्या अपेक्षा करते हैं, वही चीज आपको बोलना है। क्या बोलते हैं, अगर आप मैं आपसे बोलूं कि अगर आप एक डीएम को देखते हैं तो क्या आपसे सोचते हैं कि वो लोगों की बातों को संवेदनशीलता के साथ सुने, प्रशासन को अच्छा नेतृत्व दे, प्रशासन में ईमानदारी को बढ़ावा दे, है ना। तो अगर हम ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आपके अंदर क्या क्या गुण है जो एक लोक सेवक के रूप में आपको होना चाहिए, तो बोलिए आप उसको कि हम जो है ईमानदारी से काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के प्रति संवेदनशीलता हमारे है, नेतृत्व की क्षमता है, हम प्रशासन में जाकर के लोगों को सही से नेतृत्व देंगे। देखिए डीएम एसपी कोई भी लोग होता है, डीएसपी कोई भी लोग होता है, वो खुद काम थोड़े करता है, वो काम करवाता है, तो उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर। तो आप खुद सोचिए कि एज ए डीएम आप क्या क्या चीज देखना चाहते हैं उसके अंदर, वही चीज आपको बोलना है। क्लियर। तो कभी भी मत सोचिए आपको कि आपको कोई चीज को रट के जाना है। हाँ, एक डायरेक्शन होना चाहिए, जो डायरेक्शन हम लोग आपको देते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक डायरेक्शन दे दिया कि अगर आपको पूछा जाए आपको क्यों डीएम बनाया जाए, तो आप थोड़ा सोच लीजिए पहले से कि आप डीएम से क्या क्या, एक कॉमन मैन डीएम से क्या क्या अपेक्षा करता है। यही अपेक्षा करता है कि जितनी सरकारी चीजें हैं उसका उपयोग करके वो लोगों की जो जीवन है उसको थोड़ा सा आसान बना दे, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ठीक है। अच्छा चलिए, मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे, ऐसे किसी ने पूछा भी था कि अच्छा आपके अंदर कुछ कमियां हैं, क्या कमियां हैं बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि क्या आपके अंदर कोई कमियां हैं, तो क्या कोई बोल सकता है कि नहीं सर मेरे अंदर कोई कमी नहीं है? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता, आइडियल तो नहीं हो सकता कोई दुनिया में। क्या कमी है तो आप उसको बताइए कि क्या कमी हो सकता है आपके अंदर। हर किसी के अंदर एक बहुत बड़ा कमी होता है कि वो थोड़ा इमोशनल में बह जाता है। तो कई बार आप बोले कि मेरे अंदर कुछ जो इमोशंस हैं उस पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, या मेरे इमोशंस, मेरी भावनाएं जो हैं वो ज्यादा मुझे प्रेरित करती है, मैं भावनात्मकता के रूप में या भावना में बह जाती हूँ, कई बार मैं रो देती हूँ। ऐसे कुछ चीजें आप बता सकते हैं अपने अंदर जो आपके नकारात्मक होते हुए भी सकारात्मक है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछना एक बात। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि अगर आप कहें कि मैं कई बार लोगों को के ऊपर ज्यादा विश्वास कर लेती हूँ,
तो इस तरह के कुछ सिंपल सा जो ट्रिक्स है ना, जो आपके अंदर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग इंटरव्यू के लिए हैं सब मेरा बात जाके बोलिएगा, नहीं, ये नहीं करना है। आपके अंदर क्या इमोशन है, क्या कमी है। मेरा एक फ्रेंड इंटरव्यू देने गया था, उससे पूछा कि तुम्हारा कुछ कमी बताओ, तो वो उसने क्या बोला बताए, उसने बोला सर मेरी कमी है मिठाई। मैं जब भी मीठा देखता हूँ तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। खुद उसकी सच्ची बात थी। तो उसने पूछा कि अच्छा कौन सी मिठाई, बोला सब सारी मिठाई सर। उनमें से कौन, बोला सर सारी मिठाइयां मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है भाई, किसी के कहने से हम अपना मिठाई का स्वाद थोड़ा बदल देंगे, नहीं। तो देखिए जैसे अभी भी फैज बोल रहा था, जो है आप उसी को अच्छे से प्रस्तुत करना है आपको, बस इतना करके आ जाइए, हो गया। और कोई किसी का आंसर रटा रटाया नहीं करना चाहिए। हमने क्लास में भी बोला था आपको कई बार कि कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बाजीराव के आंसर को रट के जाते हैं। जब मैं इंटरव्यू में गया था तो एक स्टूडेंट जो है वो एकदम उसी तरह से बोल रहा था, और इंटरव्यू बोर्ड ने बोल दिया, मैंने क्लास में भी बोला ये बात, कि एक कैंडिडेट ने, एक जो इंटरव्यू के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि आप बाजीराव के यहाँ क्लास करके आए हो। अब उसके बाद जो उसका जितना आंसर था वो सारा आंसर में वो डर रहा था कि हो सकता है कि आगे ये बोले। तो अपनी पर्सनालिटी को आपको सही रूप में प्रस्तुत करना है, बस। अब वो आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपके बोलने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, इवन फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो आपका अपीयरेंस है वो ड्रेस है, ठीक है ना। कई बार देखिए हम लोग कैसे ड्रेस से पहचानते हैं चीजों को, तो ड्रेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस बात को हमेशा आप लोग समझिए कि ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जाते हैं कभी शादी में तो आप देखते ही पता लगा लेते हैं ना, इतना 500 के भीड़ में, कि उसमें से दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, कैसे पता लगाते हैं? सब तो एक ही जैसे दिखता है, लेकिन ड्रेसिंग सेंस से पता लगाते हैं ना। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बिल्कुल पहला इंप्रेशन आपका, जो आप बोले या ना बोले, पहले तो आपको लुक में देखता है, तो आपका ड्रेसिंग सेंस पहले ड्रेस दिखता है आपको, ड्रेस में आपके लुक दिखते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा आप वर्क करें। हिंदी माध्यम का लोग ड्रेस पे काम ही नहीं करता है। मैंने कई बार बोला है स्टूडेंट्स को कि अगर जो सूट पहन के जाते हैं, अब सूट पहन के जाते हैं यानी कोट पहन के जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सूट का नॉर्म्स क्या है, वो गए उसी तरह से बैठ गए, जबकि उसका नॉर्म्स है कि आप उसके जो बटन है उसको खोलना है। आप किसी को भी देख लेंगे, जब वो सिटिंग में होता है तो वो अपने बटन को खोलता है, और जब खड़ा होता है तो देखेंगे आप उसको खोलना है। टाइज कहाँ तक टच होना चाहिए, बेल्ट तक। अब कई लोग टाइज जो है वो बेल्ट से 4 इंच ऊपर, कोई 4 इंच नीचे लगाता रहता है, तो सामने वो तुरंत पकड़ लेगा कि अच्छा ये जो है पहली बार टाइट किसी का मांग करके लाया है, वापस कर देगा। ये सब काम नहीं करना है, टाई अपना होना चाहिए। तो ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स के लिए मैं बोल रहा हूँ साड़ी वेयर करने की प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं कर सकते तब सलवार में जाइए, है ना। तो इन सब चीजों को, अपने आप को थोड़ा सा बोलने का, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में बोला था, मोबाइल पे आप लोग क्या कीजिए, अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए ड्रेस में। ऐसे क्या कीजिए, ऐसे जैसे मैं देखिए अभी टेबल पे बैठा हुआ हूँ ऐसे करके, तो सही से बैठिए, ऐसे बिल्कुल अटेंशन, फिर से ओके। तो ऐसा ना हो, ऐसे मत बैठिए, देखिए मैं आपको फिर दिखाऊंगा, ऐसे मत बैठिए, ऐसे नहीं बैठना है आपको, ऐसे बैठना है कि आपका जो यहाँ पर देखिए बैक, ये बिल्कुल लास्ट पोजीशन में सटा रहे। जब ये लास्ट पोजीशन पे सटा रहेगा तो आप बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो थोड़ा इसका प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से जैसे आपके पास टेबल है, थोड़ा सा दूर ऐसे कर दीजिए टेबल को, एक मोबाइल ले लीजिए, वहां पे टेबल पे लगा लीजिए, खास करके 2 फीट से 2.5 फीट की दूरी पर या 3 फीट की दूरी पर मान के लगा लीजिए।
और उस मोबाइल को रिकॉर्डिंग में रखिए सेल्फी मोड पे, और ये समझिए कि जो सामने वाला है वो आपको इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर है। और जब आप उसको देखें, उस मोबाइल को सुने अपने वीडियो को, तो देखें कि आप कितना धीरे बोल रहे हैं। जैसे अभी नेहा कॉल कर बोल रही थी तो धीरे बोल रही थी बहुत ज्यादा, तो आपको समझना होगा कि क्या वो वीडियो में आपकी आवाज प्रॉपर वे में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा लाउड लीजिए। बहुत ज्यादा लाउड बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं, ऊंचे आवाज में बोल रहे हैं, तो उसको कम कीजिए। अभी आपके पास मान के चलिए कि 8 से 10 दिन के आसपास का टाइम है, जिनका 13 को आ गया है, वो जरा मुझे मैसेज कर देंगे ताकि मैं उनका 1-2 मॉक इवनिंग में कल या परसों या आज ले लूंगा। जब भी आपका मॉक होगा वो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में होगा, और आप जो है वो बाहर से दरवाजे से अंदर आएंगे, फिर कैसे सीट करना है उसको बोलना है, फिर आपकी क्या क्या चीजें हैं उसके हिसाब से हम लोग मॉक करेंगे। ओके, तो अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको आ गया तो आप बिल गेट्स हैं, और उससे कम आया तो अंबानी है, और उससे भी कम आया तो टाटा वगैरह है। तो अपने आप को सीखिए कि कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को, अपनी चीजों को, कोई रटना नहीं है, अपने चीजों को अच्छे तरीके से बताना है, उसी का प्रिपरेशन करना है। बोल रहिए, काम रहिए। जैसे हमने आपको बताया था कि इंटरव्यू के दिन में क्या क्या सोचना है, कैसे अपने आप को हंसी में रखना, याद है ना आपको? हाँ, तो काम करते रहिए। अगर किसी का क्वेश्चंस वगैरह है तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ अभी। आप अपना माइक्रोफोन को मैं सबको अलाउ कर दिया हूँ बोलने के लिए। जिसको जो पूछना हो वो अपना अनम्यूट करें और बोल सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये थी, अगर हमारे अंदर कोई भी फिजिकल मतलब कमी होती है तो, और हमने उसको मेंशन नहीं किया है मतलब फॉर्म में, और वो दिखाई नहीं देती बट है, तो हम उसको मतलब इंटरव्यू में कैसा इफेक्ट पड़ेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। फिजिकली अगर आप किसी भी कैंडिडेट के अंदर अगर कोई कमी है फिजिकली, तो एक बात समझिए, उसको मेंशन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको आपकी जो मार्किंग का जो होता है ना, जनरल कैंडिडेट की मार्किंग और डिसेबल्ड, कुछ भी डिसेबल्ड, तो उसकी मार्किंग में थोड़ा तो होता है सर उससे। मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, जैसे मान सॉरी लीजिए सर। किसी भी पर्सन को, सपोज कीजिए कि किसी भी पर्सन को कम सुनाई दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में अगर वो उसको मेंशन करता है कि मुझे कम सुनाई देता है, एक कान से सुनाई नहीं देता है, इस तरह का मेंशन करते हैं आप, तो थोड़ा सा आप एक तरह से आप बेनिफिट लेते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड, शारीरिक रूप से असक्षम कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि कई लोगों का अटेम्प्ट बढ़ जाता है, मार्क्स घट जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हुए हैं जो अपना पूरा अटेम्प्ट को खत्म करने के बाद उनके पास किसी तरह से फिजिकली उसने अपना एक सर्टिफिकेट बनाया और उसका फायदा लिया। खैर वो तो गलत काम किए हैं, लेकिन हैं बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस में इस तरह से। और बहुत सारी सिंपल सा बात है कि उनको कम सुनाई देता है, हेयरिंग लॉस है उसको, ठीक है, तो उसको डाल दिया गया फिजिकली डिसेबल्ड में। तो मतलब जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ये लिखना जरूरी है? अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो मत बताइए उसको, तब आप जनरल कैंडिडेट है। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी को? ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग सर एक क्वेश्चन। कल अपने नॉर्मल क्लास में 10:30 बजे से, और मॉक का फिर इवनिंग में हम, आज नहीं कल इवनिंग में हम प्लान करते हैं। मुझे अपना डेट बता दीजिएगा कि किसका कब कब डेट आया है, उसके हिसाब से हम फिर शेड्यूल कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।